हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो पार्ट 4 में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि पिछला क्लास में पार्ट 3 तक मैं आपको फर्स्ट और सेकंड क्लास तक मैं आपको बता दिए थे कि बेसिक इस चैप्टर का बेसिक क्या है, और उसके बाद आपका चैप्टर शुरू हुआ था राष्ट्र निर्माण से, जो कि पिछला क्लास में पार्ट 3 में हुआ था। तो आपको बहुत जगह तक बता दिए थे, ठीक है। तो आज आपको पढ़ना है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अलग होने में, यानी कि विभाजन होने में क्या क्या चुनौतियां आई थी, क्या क्या समस्याएं आई थी, इसके बारे में पढ़ना है। तो डायरेक्ट क्लास को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन के साथ। कहा गया है हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाते हैं, ठीक है। कहा गया है कि हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया, हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाते हैं, ठीक है। इनका कहने का मतलब है कि हमारे जो आसपास में छोटी छोटी गलतियां होता है उसको क्या करना चाहिए, भूल जाना चाहिए, ठीक है। हमेशा उसको जो है नज़रअंदाज करना चाहिए, छोटी छोटी गलती करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आज हम छोटी गलती करते हैं तो कल को हो सकता है कि हम इससे भी बड़ी गलती कर दें, ठीक है। तो इसलिए हमें छोटी गलती को क्या करना चाहिए, नज़रअंदाज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इससे क्या करना चाहिए, बचने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है। तो आज का क्लास जो है डायरेक्ट शुरू करते हैं। हमने आपको बताया था कि द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया था, किस लिए दिया था, तो भारत और पाकिस्तान को अलग करने के लिए, कि किस हिसाब से अलग किया जाए, कहां से इसका सीमा बनाया जाए, कैसे करना है अलग, ठीक है। तो इसके बारे में सिद्धांत दिए थे कि कैसे अलग करना है। तो इसके बारे में सिद्धांत जिसे कि द्विराष्ट्र सिद्धांत कहा गया है। भारत और पाकिस्तान के विभाजन को कौन सा सिद्धांत कहा गया है, द्विराष्ट्र सिद्धांत। द्वि मतलब होता है दो, राष्ट्र मतलब होता है देश, मतलब दो देश का सिद्धांत दिए थे कि इस देश को कैसे अलग करना है, ताकि वह देश और यह देश, मतलब दो देश जो अलग होगा उसको किस हिसाब से डिवाइड करना है, कैसे करना है। जैसे आप लोग गांव घर में जाते होंगे तो जो क्या उसको बोलता है, जैसे घर में ही देख लीजिए आप, कोई सामान अगर आता है, ठीक है, कोई सामान अगर आता है, कपड़ा लत्ता जूता चप्पल जो भी आता है, मान लीजिए जैसे कपड़ा लत्ता आता है, आपके भाई बहन है, आप भी हैं, और मान लीजिए आप दो भाई बहन हैं, ठीक है, और उसके लिए कपड़ा आया हुआ है, तो वहाँ पर देखा जाएगा जैसे अलग अलग एक ही कपड़ा आया है, और वह जैसे एक ही जूता आया है और अलग अलग आया है कलर का, तो उसमें देखा जाएगा वहाँ पर क्या बोला जाता है, ये बड़ा है तो इसलिए इसको ये पहनाओ, ये छोटा है तो इसलिए इसको ये पहनाओ। बच्चे को भी बोला जाता है, भैया तुमसे बड़े हैं तो इसीलिए उनको वो दे दिया गया, तुम उनसे छोटे हो तो इसीलिए तुमको ये दे दिया गया, ठीक है। तुम भी भैया के बराबर आओगे तो तुमको वो दे दिया जाएगा, ठीक है। उसी तरह कहने का मतलब यह है कि किस हिसाब से बांटना है, उसको कैसे बांटना है। तो इसी के लिए एक सिद्धांत बनाया गया, द्विराष्ट्र सिद्धांत, जिसमें कहा गया द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया था किसने, मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने दिया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था, कि इसको जो है हिंदू और मुस्लिम के हिसाब से बांट देते हैं। किस हिसाब से बांट देते हैं, हिंदू और मुस्लिम के हिसाब से बांट देते हैं। हिंदू एक तरफ, मुस्लिम एक तरफ, हिंदू हिंदुस्तान में और मुस्लिम पाकिस्तान में, ठीक है, इस हिसाब से बांट देते हैं। लेकिन वहीं पर एक व्यक्ति ने उनका खिलाफ किया था, जिनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या नाम था, खान अब्दुल गफ्फार खान, उनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। इनका मानना था कि नहीं, हिंदू मुस्लिम के हिसाब से इनको नहीं बांटना चाहिए, लेकिन विरोध करने से कुछ ज़्यादा फायदा हुआ नहीं। बाद में इनको क्या किया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग करना ही पड़ा। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा दिया गया था। यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, द्विराष्ट्र सिद्धांत मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा दिया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार भारत को धर्म के आधार पर दो भागों में बांटा गया था, ठीक है। द्विराष्ट्र सिद्धांत में क्या किया गया था, भारत को दो भागों में बांटा गया था। किस आधार पर, धर्म के आधार पर। किस आधार पर, तो धर्म के आधार पर, ठीक है। इस आधार पर, धर्म के आधार पर दो भागों में बांटा गया था। उसके बाद हिंदू धर्म के आधार पर हिंदुस्तान, मतलब हिंदू व्यक्ति जो है
उनको हिंदुस्तान में रखिए और मुस्लिम धर्म के आधार पर पाकिस्तान, ठीक है, क्या किया गया, देश बना दिया गया। यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदू धर्म के आधार पर हिंदुस्तान और मुस्लिम धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना दिया गया। यहाँ इनका कहने का मतलब है कि जो है ना, हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू रहेंगे और पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तानी रहेंगे, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, मुस्लिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुस्लिम। और इसमें क्या हुआ कि कुछ लोगों को समस्या ये आने लगा कि अभी हम लोग को कहाँ जाना है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा था, हम पाकिस्तान में रहे या हिंदुस्तान में, उसको कुछ मालूम नहीं चल रहा था। ठीक है, यह आगे चल के आपको पढ़ाएंगे इसी चैप्टर में। यहाँ पर लिखा हुआ है कि खान अब्दुल गफ्फार खान ने द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ थे। और खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे क्या थे, द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ थे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो है ना, खान अब्दुल गफ्फार खान, इनका यह मानना था कि हिंदू मुस्लिम के आधार पर देश को नहीं बांटा जाए। इनके बहुत जबरदस्त डट के विरोध किए थे द्विराष्ट्र सिद्धांत का, लेकिन इनसे कुछ खास फायदा नहीं हुआ, जिसके कारण से बाद में क्या हुआ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अलग कर दिया गया। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे आपका भारत और पाकिस्तान विभाजन की समस्याएं, मतलब हिंदुस्तान, ठीक है, हिंदुस्तान यानी भारत और पाकिस्तान, इनको अलग करने में, विभाजन मतलब होता है अलग, विभाजित करने में, अलग करने में क्या क्या समस्याएं आई थी। समस्या मतलब होता है चुनौती, प्रॉब्लम, ठीक है, क्या क्या समस्याएं आई थी इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला नंबर है, मुसलमानों की जनसंख्या के आधार पर पाकिस्तान में 2 इलाके शामिल होंगे। इनका कहना है कि मुसलमानों का जो जनसंख्या है वह भारत के दोनों कोनों में है। एक यहाँ पर लिखा हुआ है आपका पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। पश्चिम में जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में भी मुसलमान थे, और पूर्व में जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में भी अधिक मात्रा में मुसलमान थे। तो अगर हम पाकिस्तान को अलग करते हैं मुसलमानों के हिसाब से, तो हमको इधर भी पाकिस्तान बनाना होगा और इधर भी पाकिस्तान बनाना होगा, ठीक है। वही कहा गया है यहाँ पर कि मुसलमानों की जनसंख्या के आधार पर पाकिस्तान में इलाके शामिल होंगे, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, और इनके मध्य होंगे भारतीय भूभाग का बड़ा विस्तार रहे, ठीक है। इनका कहने का मतलब है कि हिंदुस्तान बीच में रहेगा और दोनों साइड पाकिस्तान रहेगा। उसके बाद दूसरा समस्या था मुस्लिम बहुल प्रत्येक इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी नहीं था। मतलब जो मुसलमान थे, कुछ मुसलमान ऐसे थे जो कि पाकिस्तान में जाने के लिए राजी नहीं था। उनका कहना था नहीं, हम हिंदुस्तान में ही रहेंगे, अगर देश अलग होगा तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हम हिंदुस्तानी थे और हिंदुस्तानी ही रहेंगे, हम मुस्लिम हैं, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम हिंदुस्तान में ही रहेंगे, यानी भारत में ही क्या करेंगे, रहेंगे। कहाँ रहेंगे, भारत में रहेंगे, ठीक है। इनका मानना था कि हम भारत में ही रहेंगे, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। उसके बाद पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत के नेता खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, वह द्विराष्ट्र सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे। और खान अब्दुल गफ्फार खान का दूसरा नाम था, इनको दूसरा नाम सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, सीमांत गांधी के नाम से इनको जाना जाता था, ठीक है। इनको दूसरा किस नाम से जाना जाता था, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। और ये जबरदस्त खिलाफ थे, द्विराष्ट्र सिद्धांत के जबरदस्त विरोधी थे। जिनका यह कहना था नहीं ही होना चाहिए, इनका हिंदू और मुस्लिम के हिसाब से बंटवारा नहीं होना चाहिए, किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरा समस्या था ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। इनका कहना है, आप सुने होंगे कि पाकिस्तान में भी एक पंजाब राज्य है,
प्रांत मतलब क्या होता है, राज्य होता है। पाकिस्तान में भी पंजाब है और हिंदुस्तान में भी पंजाब है, और पाकिस्तान में भी बंगाल है और हिंदुस्तान में भी बंगाल है। इन दोनों क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा बहुसंख्यक मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुसंख्यक मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या थे, गैर मुस्लिम थे। ठीक है, क्या थे, गैर मुस्लिम थे। तो उनका यह मानना था, उनका यह कहना था कि यह आबादी जो थे इनका मानना था कि यहाँ पर जो है ना ये बहुत ज़्यादा मात्रा में मुस्लिम है, तो अब क्या किया जाए, इनको कैसे वहाँ पर पाकिस्तान में भेजा जाए। तो पंजाब और बंगाल दोनों का आधा आधा हिस्सा कर दिया गया। आधा हिस्सा जिस हिस्से में हिंदू थे उसको हिंदुस्तान में शामिल कर दिया गया, जिस हिस्सा में मुस्लिम थे उसको क्या किया गया, पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया। ठीक है, तो कहा जाता है कि ऐसे में इन प्रांतों का बंटवारा धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर जिले या उससे निचले स्तर के प्रशासनिक हलके को आधार बनाकर किया गया। तो हमने आपको बताया था कि क्या किया गया कि जो वहाँ का लोग था उनसे मतलब वातावरण हुआ होगा कि आप बताइए आप कहाँ रहना चाहेंगे या नहीं रहना चाहेंगे। तो एक तरफ से उस हिसाब से भी अलग कर दिया गया। दूसरी बात क्या था कि वहाँ पर किस लिए अलग किया गया, कैसे अलग किया गया कि जो उधर के बहुसंख्यक जो ज़्यादा मुस्लिम लोग थे पंजाब में, उसको आधा उस जगह से सीमा रेखा उधर कर दिया पाकिस्तान की तरफ, और जो हिंदू लोग थे उसे सीमा रेखा के इधर कर दिया यानी हिंदुस्तान की तरफ। ठीक है, बीच में कर दिया। क्या किया गया, बंगाल और पंजाब इधर भी वही और इधर भी वही, इधर भी बंगाल इधर भी पंजाब। क्या किया गया, इधर मुस्लिम लोग थे, इस साइड में क्या थे, इस साइड में क्या थे, मुस्लिम लोग थे, और यहाँ भी वही थे। तो इन दोनों की तरफ क्या थे, मुस्लिम थे, और इधर के बंगाल और पंजाब में क्या थे, हिंदू लोग थे। क्या थे, हिंदू लोग थे। ठीक है, इधर पाकिस्तान के तरफ मुस्लिम लोग थे, बंगाल और पंजाब के में मुस्लिम लोग थे, यानी कि पाकिस्तान के जिस बॉर्डर को बीच से निकाला गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर बनाया गया, उस बीच में पंजाब और बंगाल दोनों आता था। उसमें से जो सबसे ज़्यादा मुस्लिम बंगाल या पंजाब में था उसको पाकिस्तान की तरफ कर दिया गया, और जो सबसे ज़्यादा हिंदू हिंदुस्तान की तरफ था उसको हिंदुस्तान की तरफ कर दिया गया। ठीक है, इस तरह से बीच से निकाला गया। और उसके बाद समस्या क्या था, भारत विभाजन केवल धर्म के आधार पर हुआ था। और भारत जो विभाजन हुआ था यानी अलग जो हुआ था, किस पर हुआ था, किस आधार पर हुआ था, केवल धर्म के आधार पर, हिंदू और मुस्लिम के आधार पर हुआ था। ठीक है, उसके बाद इसलिए दोनों ओर के अल्पसंख्यक वर्ग बड़े असमंजस में थे कि उनका क्या होगा। हमने पहले ही बताया था कि अल्पसंख्यक मतलब होता है जिसका संख्या कम है। जिसका संख्या कम मतलब कौन होगा, जैन धर्म वाला होगा, जैन धर्म, उसके बाद सिख, बौद्ध धर्म वाले, और उसके बाद ईसाई धर्म वाले। ईसाई धर्म वाले ये सब जो है ना, ये अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक मतलब बहुत कम लोग हैं, बहुत मतलब धर्म जो है ना इनका सिर्फ है। आदमी जो इसमें है मतलब इंसान जो है, जैसे हम लोग हिंदू हैं तो हिंदू में जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, इसीलिए उसको कहा गया है बहुसंख्यक। लेकिन जैन धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, इस सब में क्या है, बहुत कम मात्रा में इंसान है, मतलब बहुत कम मात्रा में लोग हैं जिस वजह से इनको अल्पसंख्यक कहा गया है। तो ये लोग जो थे ना, जैन धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, तो इनका मन डोलने लगा, सोचने लगा
कि अब क्या होगा, हम लोग का क्या होगा। इनका कहना था कि अब हम लोग का क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, हिंदुस्तान में जाएंगे, पाकिस्तान में जाएंगे, क्योंकि बंटवारा जो हुआ है वो हिंदू और मुस्लिम का हुआ है, हम लोग का तो हुआ नहीं है, तो हम लोग किस तरफ जाएंगे। इनका यह सोचना था, या इस असमंजस में पड़े हुए थे कि अब क्या होगा। ठीक है, वह कल से भारत के नागरिक होंगे या पाकिस्तान के। अब इनको यह समझ में नहीं आ रहा था कि यह भारत के नागरिक होंगे या पाकिस्तान के नागरिक होंगे। ठीक है, इस वजह से क्या थे, वह असमंजस में पड़े हुए थे। यह सिर्फ क्या है, आपको समझना है, सोचना है। यह नहीं है कि जो यहाँ लिखा हुआ वही एग्जाम में लिखना या नहीं लिखना, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, सुनना है, समझना है, वहाँ पर अपने मन से लिखना है, क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ रहता है परीक्षार्थी कृपया अपने शब्दों में उत्तर दे। तो आपके मन में जो वहाँ जो इस बारे जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्या क्या समस्या है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के विभाजन में क्या क्या समस्या है, तो वहाँ पर लिख देना है आपको क्या क्या समस्या आया हुआ है। तो इस सबको क्या करना है, सिर्फ इमेजिन करना है, याद करके रखना है, वहाँ पर अपने मन से लिखना है। ठीक है, भारत विभाजन की योजना में यह नहीं कहा गया था कि दोनों भागों से अल्पसंख्यकों का विस्थापन भी होगा। विस्थापन मतलब पहले ही बताए थे आपको, एक जगह से दूसरे जगह जाना, इस बीच में जो क्रिया होता है, इस एक जगह से दूसरे जाने वाला जो क्रिया होता है उसी को विस्थापन क्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो इनका यहाँ पर कहा गया है, भारत विभाजन की योजना में यह नहीं कहा गया था कि दोनों भागों से अल्पसंख्यकों का विस्थापन भी होगा। अब इनका यहाँ यह मानना था कि दोनों में से ना ही पाकिस्तान वाले और ना ही हिंदुस्तान वाले, मतलब इन दोनों में से, दोनों भागों में, मतलब कि हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यकों के धर्म के लोग हैं, उनको यह बताया नहीं गया था कि आपको हिंदुस्तान में आना है या पाकिस्तान में आना है, या इधर से उधर जाना है या उधर से इधर आना है। यह विस्थापन नहीं बताया गया था, इसके बारे में कहा नहीं गया था इन लोगों से। ठीक है, विभाजन से पहले ही दोनों देशों के घटने वाले इलाकों में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे। अब जैसे यहाँ पर क्या हुआ था कि जैसे ही पता चला कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ है, वो भी धर्म के आधार पर, किस आधार पर, धर्म के आधार पर, जैसे ही पता चला कि धर्म के आधार पर क्या हुआ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन हो गया है, तो यहाँ पर क्या हुआ, दंगा होना शुरू हो गया। जो कि इलाका पाकिस्तान में पड़ता था, जो इलाका पाकिस्तान में पड़ता था और वहाँ पर हिंदू लोग रहते थे, उनको जो है बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता था। क्या किया जाता था, परेशान किया जाता था, उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता था। और वही से हिंदुस्तान में जिनका इलाका हिंदुस्तान में पड़ता था और वह मुस्लिम था, उनको भी उसी तरह टॉर्चर किया जाता था, परेशान किया जाता था, बहुत ज़्यादा दिक्कत का उनको सामना करना पड़ा था। ठीक है, और यह इसी तरह धीरे धीरे क्या हो गया, दंगा उठना शुरू हो गया। उसके बाद पश्चिमी पंजाब में रहने वाले अल्पसंख्यक गैर मुस्लिम लोगों को अपना घर बार, जमीन जायदाद छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भारत आना पड़ा, और इसी प्रकार कुछ मुसलमानों को पाकिस्तान जाना पड़ा। इसी बीच में क्या हुआ, इसी दंगे की वजह से, जो कि इलाका पाकिस्तान में पड़ता था और वहाँ हिंदू लोग रहते थे और गैर मुस्लिम लोग रहते थे। गैर मुस्लिम मतलब होता है कि मुस्लिम के अलावा जो और धर्म के लोग हैं तो उसे गैर मुस्लिम कहा जाता है। ठीक है, तो जो वो लोग रहते थे तो उनको पाकिस्तान छोड़ के हिंदुस्तान आना पड़ा, और जो हिंदुस्तान में मुसलमान लोग थे उनको हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान जाना पड़ा। ठीक है, उसके बाद विभाजन की प्रक्रिया में भारत की भूमि का ही बंटवारा नहीं हुआ, बल्कि भारत की संपदा का भी बंटवारा हुआ था। संपदा मतलब क्या होता है, संपदा मतलब होता है
संपत्ति। क्या होता है? संपत्ति। संपदा मतलब होता है संपत्ति, संपत्ति, धन, जिसको हम क्या बोलते हैं? धन। ठीक है, इसका क्या हुआ था? इसका भी बंटवारा हो गया था। जैसे ही पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो यहाँ पर नया क्या बोला जाता है इसको? पैसा का भी बंटवारा हुआ। ठीक है, जैसे भाई भाई में होता है ना, बर्तन उर्तन, जमीन जायदाद, सब चीज जैसे हो जाता है बंटवारा, उसी तरह हिंदुस्तान और पाकिस्तान में हुआ था। जमीन के साथ साथ क्या हुआ था? यहाँ का जो धन था, पैसा था, उसका बंटवारा हुआ था। वो इसलिए हुआ था ताकि हमको जो है ना देश चलाने के लिए पैसा चाहिए। कोई नया देश बन रहा है तो वहाँ पर पैसा ही नहीं है तो चलेगा कैसे देश? जिसके लिए क्या हुआ? दोनों का आपस में बंटवारा हो गया। ठीक है, उसके बाद आज़ादी एवं विभाजन के कारण भारत को विरासत के रूप में शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्या मिली। इसमें क्या हुआ कि भारत और विभाजन, यानी कि आज़ादी एवं विभाजन के कारण भारत को विरासत के रूप में, विरासत मतलब होता है कि जैसे आपके मम्मी पापा जो होंगे, अगर आपका भाई होगा या फिर मम्मी पापा नहीं, पापा और चाचा सबका जो अलग हुआ, विभाजन हुआ होगा, मतलब जैसे बंटवारा होता है तो बंटवारा हुआ होगा, तो उसमें क्या होता है? कोई एक चीज़ जो है ना उनको स्पेशल रूप में दे दिया जाता है कि ये आप ले लीजिए और ये आप ले लीजिए। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पर बोला जाता है विरासत, जिसको बोला जाता है। तो विरासत के रूप में क्या मिला? शरणार्थियों का पूर्ण आवास की समस्या मिली थी। क्या मिली थी? शरणार्थी आपको बता दिए थे किसको कहा जाता है। शरणार्थी वो होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी देश में रहता है और उस देश में उसको बहुत ज़्यादा समस्या होने लगता है, जिसके कारण से वह देश छोड़ के किसी दूसरे देश में चला जाता है, तो वैसे व्यक्ति को शरणार्थी कहा जाता है। ठीक है, तो शरणार्थी की समस्या, पूर्ण आवास मतलब उसको फिर से अपने देश में बसाने की समस्या मिली। यह एक प्रकार का समस्या ही है। तो इसको जो है ना, कोई व्यक्ति जो है कि इसी देश से, जैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग हुआ, तो अभी मान लीजिए हम पहले रहते तो मेरा मन रहता कि नहीं हम हिंदुस्तान में नहीं, हम पाकिस्तान में रहेंगे। तो जाके हम पाकिस्तान में रहते और वहाँ पर हमारे ऊपर जुल्म होता, बहुत ज़्यादा अत्याचार होता, हमको परेशानी झेलना पड़ता, जिसके कारण से हम क्या बोलते हैं कि नहीं हम फिर से अब जो है ना वापस हिंदुस्तान ही चले जाएंगे, वही मैं ठीक था, वही मैं रहूँगा। तो हम अगर यहाँ पर आएंगे तो हम क्या कहलाएंगे? हम शरणार्थी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? शरणार्थी। और यहाँ पर हमको जो है ना वहाँ पर मंत्रालय में भेजा जाएगा। यहाँ पर पूर्णावास मंत्रालय बोला जाता है। पूर्णावास मंत्रालय में हमको जाना पड़ेगा, वहाँ पर से हमको जो है ना फिर से इस देश में बसाने का परमिशन मिल जाएगा, फिर से इस देश में बसने का परमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो यह समस्या मिली थी। उसके बाद शरणार्थियों के पूर्ण आवास के लिए सर्वप्रथम एक पूर्ण आवास मंत्रालय बनाया गया था। ठीक है, उसको बसाने के लिए एक मंत्रालय बनाया गया कि जो यहाँ पर इस देश में आएगा उसको वहाँ पर मंत्रालय भेजा जाएगा, वहाँ पर परमिशन जो भी होगा, जो कार्रवाई होगा वो करके इस देश में उसको बसा लिया जाएगा। ठीक है, तो अगला है आपका विभाजन के परिणाम। परिणाम मतलब क्या होता है? रिजल्ट। क्या होता है? रिजल्ट। ठीक है, परिणाम मतलब क्या होता है? रिजल्ट। कि जो है ना विभाजन तो हो गया, अब इसका निष्कर्ष क्या निकला? इसका क्या निकला? निष्कर्ष क्या निकला? रिजल्ट क्या निकला? देखते हैं क्या निकला है रिजल्ट। लोगों को अपना घर छोड़कर शरणार्थी शिविर में रहना पड़ा। इनका कहना है कि लोगों को अपना घर छोड़ के शरणार्थी शिविर में रहना पड़ा। जैसे कि कोई शिविर लगता है, ठीक है, आप देवघर जाते होंगे, अभी सावन का समय शुरू होने वाला है, तो जो देवघर जाता है ना वहाँ बीच बीच में शिविर लगता है। ठीक है, उस शिविर में सभी कांवड़िया लोग आता है, रहता है, खाता है, पीता है, सोता है, तो उसको बोला जाता है कांवड़िया शिविर। ठीक है, और यहाँ पर जो है ना शरणार्थी शिविर, शरणार्थी शिविर उसको बोलते हैं जहाँ आके सभी सिर्फ शरणार्थी ही रहे, जहाँ पर सभी सिर्फ शरणार्थी ही रहे। बहुत सारा शरणार्थी जो आके जिस जगह रहता है उसे ही शरणार्थी शिविर बोला जाता है। ठीक है,
तो उन लोगों को क्या करना पड़ा, लोगों को अपना घर बार छोड़ के कहाँ आना पड़ा, शरणार्थी शिविर में आकर रहना पड़ा। धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोग ने दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मारा। यहाँ पर देखिए क्या हुआ था कि देश का जब विभाजन हो चुका था, तो विभाजन होने के बाद जो हिंदुस्तान में मुसलमान लोग थे उनको हिंदुस्तानी लोग मिलके बहुत ज़्यादा मार मारे थे, और जो पाकिस्तान में हिंदुस्तानी लोग थे उनको भी बहुत ज़्यादा मार मारे थे। ठीक है, उसके बाद कई जगह सांप्रदायिकता दंगे होने लगा। सांप्रदायिकता आपको पहले ही बता दिए थे कि उसको कहा जाता है जहाँ की अपने धर्म को सबसे सर्वश्रेष्ठ मानना और दूसरे के धर्म से घृणा करना, मतलब दुश्मनी करना, नफरत करना, उसे ही क्या कहा जाता है, सांप्रदायिकता कहा जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होने लगा, कई जगहों पर सांप्रदायिकता दंगे होने लगे, और दंगे इस बात के थे कि हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ था, इसीलिए उसको सांप्रदायिकता दंगा कहा गया कि वो मारा इसलिए जाता था। उनका कहना था कि मेरा धर्म सबसे सर्वश्रेष्ठ है, और उनका कहना था कि मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ है। जैसे कि आजकल आप देखे होंगे कि जो पार्टियां होती है, कोई भी पार्टी हो किसी देश को चलाने के लिए, बहुत सारे पार्टी है, तो उस पार्टी अपने जगह पर रहता है, और हम लोग क्या करते हैं, आपस में भिड़ जाते हैं, नहीं ये पार्टी ठीक है, उनका कहना होता है ये पार्टी ठीक है। इसी के चक्कर में हम क्या कर लेते हैं, मार करने लगते हैं। ठीक है, धर्म के चक्कर में, सॉरी धर्म नहीं, पार्टी के चक्कर में कभी भी आपस में दुश्मनी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पार्टी अपने जगह पर मस्त रहेगा, स्वस्थ रहेगा, मजे करेगा, और आप लोग आपस में लड़ उड़ के क्या हो जाएंगे, कट मर जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी कोई भी पार्टी के चक्कर में अपने आप आपस में दुश्मनी नहीं करना चाहिए। अगर आपका कोई फ्रेंड है, अगर वो जिस पार्टी को चाहता हो उस पार्टी को आप नहीं चाहते हैं, तो क्या करना है, उनको अपने हाल पे छोड़ देना है, और अपने आप को अपने हाल पर रखना है। ठीक है, हम इस पार्टी को अगर अच्छा मानते हैं तो हम इस पार्टी के बारे में बोलेंगे, वो अगर उस पार्टी के बारे में जानता है तो उस पार्टी के बारे में बोलेगा, लेकिन आपस में दोस्ती बरकरार रहना चाहिए। पार्टी अपने जगह पर सही है, और अगर पार्टी के चक्कर में आप मर भी जाइएगा तो आपको जो है ना देखने तक के लिए नहीं आएंगे वो लोग। तो कभी भी पार्टी के चक्कर में नहीं पड़ना है, अपना पढ़ाई पर फोकस करना है, अपना रहना है, अपना तैयारी करना है। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे कि कोई हिंदू के धर्म के तरफ से लड़ रहा है, कोई मुस्लिम के धर्म के तरफ से लड़ रहा है, दोनों अपने अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बता रहा है, और दोनों एक दूसरे के धर्म को गलत बता रहा है, घृणा कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को या ऐसे सिचुएशन में क्या कहेंगे हम कि कौन सा सिस्टम चल रहा है, तो सांप्रदायिकता वाला सिस्टम चल रहा है। कौन सा सिस्टम चल रहा है, सांप्रदायिकता वाला सिस्टम चल रहा है। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं सीमा के दोनों ओर हजारों की तादाद में औरतों को अगवा कर लिया गया, उन्हें जबरन शादी करनी पड़ी, और अगवा करने वाले का धर्म भी अपनाना पड़ा था। यहाँ पर क्या होने लगा कि जो सीमा रेखा था ना हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच का, जो यह सीमा रेखा था, मान लीजिए इधर हिंदुस्तान है, यानी हम क्या बोलते हैं इसको, भारत, मान लीजिए इधर हिंदुस्तान है और इधर पाकिस्तान है। तो जो इधर की औरतें थी अगर उधर बॉर्डर पे जाती थी तो इधर का जो लोग था वह क्या करता था, औरतों को अगवा करने लगा था। क्या करने लगा था, अगवा करने लगा था। ठीक है, अगवा करके उससे शादी करने लगा था, वो भी जबरदस्ती। क्या करने लगा था, जबरदस्ती शादी करने लगा था। और जबरदस्ती शादी जब करने लगा था तो औरतों को भी मजबूरी में शादी करना पड़ा। उसके बाद शादी किया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो धर्म है, जो पाकिस्तानी का धर्म है, मुस्लिम धर्म। कौन सा धर्म है, मुस्लिम धर्म। इसको भी अपनाना पड़ गया था। ठीक है, जब सबसे पहले क्या करते थे ये लोग, अगवा करते थे, उससे जबरदस्ती शादी करते थे,
और अपना धर्म उसको अपनाने के लिए बोलते थे। जस्ट उसी तरह हिंदुस्तान में भी ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी लोग यहाँ पर जो है कि गलत कर रहे थे। अगर ऐसा हो रहा था यहाँ पर तो जस्ट वही चीज़ यहाँ भी हो रहा था। हिंदुस्तान में भी पाकिस्तानी लोग को क्या किया जाता था, अगवा कर लिया जाता था, औरतों को। सॉरी, पाकिस्तानी औरतों को क्या किया जाता था, अगवा किया जाता था, उससे शादी। और शादी क्या किससे करता था, शादी करता था जो सुंदर रहती थी उसको अगवा करते थे, उसको पकड़ते थे। ठीक है, जो सुंदर नहीं रहता था गलत काम करके छोड़ देते थे उससे, और जो सुंदर रहती थी उससे डायरेक्ट शादी करके उसको अपना धर्म दे दिया जाता था और उसको अपने साथ रख लिया जाता था। ठीक है, अगर जैसे आज़ादी हो रहा है तो ऐसा क्या लगता है सिर्फ यहाँ पर हिंदू मुस्लिम ही होंगे, अंग्रेज भी तो होंगे। तो अंग्रेज की औरतें थी या हिंदुस्तान की जो औरतें थी वो अंग्रेज क्या करते थे, उसको जबरदस्ती लेके जाते थे, और अंग्रेज की जो औरतें थे जो हिंदुस्तान के लोग जबरदस्ती रख लेते थे, शादी कर लेते थे, उसको अपना धर्म दे देते थे। और उनसे जो बेटा या बेटी जो भी पैदा होंगी तो वही इंग्लैंड के लोगों के और हिंदुस्तान के लोग, इन दोनों के बीच में जो संबंध बनेंगे और उनके बीच जो बच्चे पैदा होंगे वैसे बच्चे को एंग्लो इंडियन कहा जाता है। आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था कि एंग्लो इंडियन किसे कहा जाता है। ठीक है, तो क्या किया जाता था, उसे ही एंग्लो इंडियन कहा जाता था। यहाँ पर अगवा, उनकी औरतों को अगवा कर लिया जाता था, एक दूसरे के धर्म को भला बुरा करते थे दोनों मिलके, और अपना धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। उसके बाद जबरदस्ती अपनाना पड़ता था। वित्तीय संपदा के साथ साथ टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर और पुलिस के दाव यंत्र का बंटवारा हुआ। और ऐसा नहीं है कि पैसा का ही बंटवारा हुआ था। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हुआ था तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ भाई हमको देश चलाने के लिए पैसा चाहिए तो पैसा ही ले लिया जाए, ऐसा नहीं होता था। वहाँ पर बहुत सारा चीज़ का बंटवारा हुआ था। यहाँ देखिए, और संपदा के साथ साथ टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर, पुलिस के दाव यंत्र, मतलब पुलिस को भी आधा आधा बांट लिया था। ठीक है, इन सभी का क्या हुआ था, बंटवारा हुआ था। और उसके बाद सरकारी और रेलवे के कर्मचारी का भी, और इनके साथ साथ जो है ना सरकारी रेलवे का सरकारी जो लोग थे वहाँ, जो किसी देश में जो चलता है, जैसे अभी जो है सभी लोग सरकारी नौकरी के चक्कर में पड़े हुए हैं, तो सरकारी नौकरी वाले जो लोग थे ना उनको भी बांट लिया गया आधा आधा कि हमको भी दीजिए ये दो। ठीक है, उसके बाद रेलवे को भी बांट लिया कि हमको भी दीजिए। रेलवे के जो कर्मचारी थे उनको भी बांट लिया गया। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों का क्या हुआ था, बंटवारा हुआ था। जैसे भाई भाई में होता है तो क्या सिर्फ जमीन का ही बंटवारा होता है, घर का होता है, रूम का होता है, एक एक रूम का हिसाब लिया जाता है। ठीक है, एक एक गाड़ी का हिसाब लिया जाता है, पैसा का, कर्जा का, हर चीज़ का हिसाब लेकर तब बंटवारा होता है। ठीक है, या बंटवारे के समय में बोला जाता है ये चीज़ यहाँ से लिया गया था, इसे लिया गया था, इनकी इतना है, ये है, सभी का बराबर बंटवारा किया जाता है। उसके बाद है स्वतंत्र भारत दो प्रकार के प्रांतों में विभाजित था। यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि जो है ना, जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था तो उससे पहले ऐसा नहीं कि भारत में सिर्फ अंग्रेज का ही राज चलता था। कई जगहों पर अंग्रेज का राज चलता था, कई राज्यों में, लेकिन बाकी सब जो कई राज्य थे उनमें राजाओं का राज चलता था। ठीक है, किसका राज चलता था, राजाओं का। राजा लोग जो थे उस अंग्रेज के टाइम में भी थे, क्योंकि राजाओं को दूसरे राज्य से या फिर जिस राज्य में अंग्रेज लोग आए थे, राज कर रहे थे, उस राज्य से उनको कोई मतलब नहीं था, वह अपना राजपाट चलाते थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पूरा हिंदुस्तान को अंग्रेज कब्जा लिए थे, पूरा हिंदुस्तान को नहीं कब्जाए थे। कुछ राज्य ऐसा था जहाँ पर राजाओं का राज चलता था।
ठीक है। दो प्रांतों में विभाजित था। पहला था आपका ब्रिटिश प्रांत जहां पर अंग्रेजों का शासन चल रहा था। उसके बाद रजवाड़ा जिसे बोला जाता है देसी रियासत, रजवाड़ा उसको बोलता है जहाँ राजाओं का राज रहता था। यहाँ पर लिखा हुआ है आपका राजा का शासन था, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ब्रिटिश प्रांत की क्या है। ब्रिटिश प्रांत आपको बताया जहाँ पर अंग्रेजों का शासन था उसे ब्रिटिश प्रांत कहा गया। जहाँ पर राजाओं का राज था उसे क्या कहा गया? रजवाड़ा। क्या कहा गया? रजवाड़ा। यहाँ पर लिखा हुआ है वैसे प्रांत जिस पर ब्रिटिश का शासन था उसे ब्रिटिश प्रांत कहा जाता था, ठीक है। जिस प्रांत पर ब्रिटिश का शासन था उसे ब्रिटिश प्रांत कहा गया। और वैसे प्रांत जिस पर राजा का शासन था उसे रजवाड़ा कहा जाता था, ठीक है। जिस राज्य पर राजा का राज था उसे रजवाड़ा कहा गया। और जिस राज्य पर ब्रिटिश का शासन था उसे ब्रिटिश प्रांत कहा जाता था, ठीक है। समझ में आ गया? उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। दूसरा देखते हैं आपको एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। रजवाड़े के शासकों से भारतीय संघ में विलय के लिए एक हस्ताक्षर करवाया गया जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वहां पर होता क्या था कि जब हिंदुस्तान का विभाजन हुआ तो उस टाइम में एक कागज निकाला गया। मतलब कि जो राजा थे, ठीक है, कुछ जगहों पर राजा थे और कुछ जगहों पर क्या थे? ब्रिटिश शासन थे। तो ब्रिटिश शासन तो छोड़ के चले गए थे हिंदुस्तान को आज़ाद करके, लेकिन जो रजवाड़ा थे, जो राजा लोग थे, उनके साथ संबंध बनाने के लिए बोला जाता था कि आप जो है कि हिंदुस्तान में विलय कर लीजिए। विलय का मतलब होता है मिल जाइए। हिंदुस्तान में क्या कीजिए? मिल जाइए, ठीक है। क्या कहा जाता था? हिंदुस्तान में आप मिल सकते हैं। तो वह इसके लिए क्या करवाया जाता था? हस्ताक्षर करवाया जाता था। इसका कहने का मतलब है जैसे कि हम जो जमीन या फिर घर खरीदते हैं तो उस जो मालिक होता है पहले से उस पर उसका सिग्नेचर लेते हैं कि नहीं कागज पर अपने नाम से करने के लिए। उसी तरह हिंदुस्तान में जो राजवाड़ा था यानी राजा का जिस जगह राज्य था उसको हिंदुस्तान में मिलाने के लिए एक हस्ताक्षर करवाया जाता था जिसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ठीक है। जिसका नाम क्या था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। रजवाड़े के शासकों से भारतीय संघ में विलय के लिए एक हस्ताक्षर करवाया जाता था जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता था, ठीक है। उस टाइम यह काम जो सौंपा गया था यह सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया था। इसको क्या सौंपा गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया था, ठीक है। उस टाइम के गृह मंत्री रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है ना आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो इनका यह मानना था कि हम तो करवा लेंगे, ठीक है। इनको जब काम सौंपा गया तो सभी को लग रहा था यह काम बहुत मुश्किल है। आप अपने ही गांव में किसी दूसरे गांव को मिलाने का कोशिश कीजिए तो कभी नहीं होगा। अलग हो जाएगा ये चलेगा लेकिन मिलेगा नहीं कोई गांव, ठीक है। मिलने का मतलब है किसी का अधीनस्थ हो जाना, राजा का राजपाट खत्म हो जाना। कोई राजा होगा वैसा जो कि जैसे आप अगर राजा होंगे बोलेगा कि आपको जो है ना हमारे राज्य में मिला लीजिए, तो आप क्या कीजिएगा? मिला लीजिएगा, कभी नहीं मिलाइएगा। बोलेगा अगर हम आप में मिला लेंगे तो हम तो राजा के पद से हट जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो है ना यह काम किसे सौंपा गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया था कि आप जो है ना यह कार्य करवाइए, ठीक है। तो जो बहुत सारे ऐसे राजा थे जिन्होंने हस्ताक्षर कर दिए थे कि हाँ हम हिंदुस्तान में मिलने के लिए तैयार हैं, हम राजा नहीं रहेंगे, हम राजपाट नहीं चलाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे राज्य थे जहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ था, ठीक है। जैसे हो गया कश्मीर आपका, ये सब जो है ना बहुत ज़्यादा, मणिपुर हो गया, ये सब में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी।
विभाजन की पृष्ठभूमि में विभिन्न इलाकों के सीमांकन के सवाल पर खींचतान और अकर पकड़ रही थी। इनका कहने का मतलब है कि जो है ना, हिंदुस्तान में मिलने के लिए कुछ लोग तैयार था, लेकिन जो है ना उनको सीमा से दिक्कत था। मतलब अगर हम उनका कहने का डायरेक्ट मतलब था, कुछ राज्य था जो मिलने के लिए तैयार था, लेकिन कुछ राज्य था ऐसा जो मिलने के लिए तैयार नहीं था। उनको लगता था कि वही अभी हम जो बताया आपको, अगर हम आपके भारत में मिल जाएंगे, ठीक है, अगर आपके भारत में मिल जाएंगे तो हमारा राजपाट क्या होगा, राजा का राजपाट खत्म हो जाएगा, वह राजा नहीं रहेंगे। जिसके वजह से क्या हुआ, वह मना बहुत ज़्यादा कर रहे थे कि नहीं, हम मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, यह किस लिए होता था, सीमा के लिए होता था, मतलब मिलने के लिए होता था कि हम नहीं मिल पाएंगे, अगर हम मिलेंगे तो हम राजा नहीं रह पाएंगे, इसके वजह से नहीं मिलना चाहता था वो। उसके बाद और ऐसे में देश की क्षेत्रीय एकता और अखंडता का प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण हो गया था। और सही बात है कि अब मान लीजिए पूरा हिंदुस्तान चारों तरफ से है, बीच में कोई राज्य ऐसा मिलेगा जो बोलेगा कि नहीं, हम नहीं मिलेंगे हिंदुस्तान में, तो यह क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो जाएगी। हिंदुस्तान की यहाँ पर लिखा हुआ है आपका एकता और अखंडता का प्रश्न है, यहाँ पर एकता और अखंडता का प्रश्न है भाई, मिलेगा कैसे नहीं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत के बाद जो है मिलना पड़ा। यहाँ पर सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया था। जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, यहाँ पर लिखा हुआ है जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर की रियासतों का विलय बाकी रियासतों की तुलना में थोड़ा कठिन साबित हुआ था। मतलब इन चारों को सबसे पहले जूनागढ़, ठीक है, दूसरा है हैदराबाद, और तीसरा है आपका मणिपुर, ठीक है, तीसरा है मणिपुर, इन सभी। उसके बाद चौथा है कश्मीर। इन चारों में, ठीक है, क्या है, इन चारों में बहुत ज़्यादा समस्या आने लगा था। किस लिए पता है, इन सभी को मिलाने के लिए, सिर्फ मिलाने के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा कठिन, मतलब बहुत ज़्यादा कठिन साबित हुआ। इसको बहुत ज़्यादा कठिन से परिस्थिति से गुजरना पड़ा था इन चारों को भारत में मिलाने में। ठीक है, और उसके बाद जब मिलाया गया तो शर्त रखा गया था। इसमें होता क्या था कि हस्ताक्षर जब करवाने के लिए राजा के पास जाता था तो वहाँ बोला जाता था कि अगर आप हस्ताक्षर करना चाहते हैं तो कर दीजिए, नहीं तो अगर आपका कोई डिमांड है तो वो बताइए। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि कुछ राजा क्या होते थे, अपने से ही मिलने के लिए तैयार थे, लेकिन कुछ राजा को जाके बोलना पड़ता था, और कुछ राजा ऐसे थे जिनको कि विशेष राज्य का दर्जा देना पड़ता था, जिसमें विशेष राज्य का दर्जा यह होता है कि उस राज्य के ऊपर जो है ना इस देश का संविधान लागू नहीं होगा, कानून काम नहीं करेगा उनका, उसी को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाना बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पर विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था इन सभी को, तब जाके जो है ना भारत में आके मिला था। अब रजवाड़ों का मतलब जो राजा सब था ना, जो राजा का क्षेत्र था उस सबका विलय मतलब मिलने का क्या हुआ, वह 665 से प्लस लिखा हुआ है। भारत में रजवाड़ों की संख्या 565, सॉरी 665 हम बोल दिया आपको, 565 थी। ठीक है, कितनी थी, 565, कितना था, 565। ठीक है, रजवाड़ों की संख्या मतलब टोटल जो है ना, मान लीजिए, सॉरी देख लीजिए
कि 565 राजाओं का राज चलता था इस हिंदुस्तान में, जबकि वो कब चलता था? जब ब्रिटिश सरकार था यहाँ पर, ब्रिटिश का शासन था यहाँ पर, जब तब 565 राजाओं का शासन चलता था। तो कितना राज किया होगा, कितना क्षेत्र में? अंग्रेजों ने भारत की आज़ादी की घोषणा में कहा था कि भारत या पाकिस्तान किसी भी देश में मिल सकते हैं या स्वतंत्र रह सकते हैं। अभी अंग्रेज यहाँ भी लोचा फंसा के गया था, उनको उन चारों को बोल दिया था, या उन सभी को 565 को बोला था कि आप किसी भी देश में मिल सकते हैं, या तो हिंदुस्तान में मिल जाइए या तो पाकिस्तान में मिल जाइए। यहाँ पर भी अंग्रेज जो है ना लोचा फंसा के गया। इनका क्या मानना था? इनका कहना था कि आप जो है या तो हिंदुस्तान में मिल सकते हैं, या तो पाकिस्तान में मिल सकते हैं, या तो स्वतंत्र रह सकते हैं। स्वतंत्र मतलब होता है कि हम अपना देश का कानून हम खुद ही बनाएंगे, हम खुद ही राजा रहेंगे, हम सब चीज़ अपना ही करेंगे, हमको हिंदुस्तान में मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। त्रावणकोर एक राजा था, ठीक है। त्रावणकोर एवं हैदराबाद ने स्वतंत्र रहने की घोषणा की। यह क्या था? एक राजवाड़ा था, और हैदराबाद भी क्या है? एक राजवाड़ा है। तो इन दोनों ने घोषणा किया तो क्या कि हम स्वतंत्र रहेंगे, हम किसी भी देश में नहीं मिलेंगे। ठीक है। भोपाल के नवाब संविधान सभा में भाग नहीं लेना चाहते थे, और जो भोपाल के नवाब थे ना, भोपाल के नवाब, यहाँ का कहने का मतलब है कि भोपाल का जो राजा था, उनका यह कहना था कि हम संविधान सभा में भाग नहीं लेंगे। इसका मतलब यही होता है कि वह हिंदुस्तान में मिलना नहीं चाहता है। ठीक है। जो हिंदुस्तान में मिलना चाहता है तो संविधान सभा में तो भाग लेना ही पड़ेगा, क्योंकि संविधान पूरे देश का कानून बन रहा है, तो उस देश का राजा होना चाहिए कि नहीं? अगर हम अपना राज्य, हम किसी राज्य के अगर राजा हैं, हम किसी देश में मिलना चाहते हैं, तो उस देश का संविधान पढ़ेंगे कि नहीं, कि नियम यहाँ का सही है या नहीं है, अच्छा है या नहीं है। ठीक है। या फिर जैसे ही आप किसी कोचिंग में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो आपके पापा यानी कि गार्जियन जो होते हैं वह चेक करते हैं कि नहीं कि इस कोचिंग से सही नंबर उठता है, यहाँ सही पढ़ाई होता है या नहीं होता है। उसके बाद ही ना जाएंगे, या उसके बाद ही भेजेंगे। कोई गार्जियन जो कहीं पर भेजेगा पढ़ने के लिए, तो ऐसे ही तो नहीं भेज दिया जाएगा। ठीक है। उसी तरह यहाँ पर कहा गया है कि संविधान सभा में, भोपाल के जो नवाब थे वह संविधान सभा में शामिल होना नहीं चाहते थे। ठीक है। यानी कि हिंदुस्तान में मिलना नहीं चाहते थे। उसके बाद 15 अगस्त 1947 तक लगभग सभी रजवाड़े भारतीय संघ में शामिल हो चुके थे। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं, यानी 565 में से जो है ना, सभी ऑलमोस्ट मिल ही चुका था। कुछ एक आध गो ऐसा होगा जो नहीं मिला था, जो पहले 4 तो आपको बताए थे। तो कुछ गड़बड़ी के कारण थोड़ा सा दिक्कत आ गया था, यहाँ पर देखते हैं। उसके बाद जो था देसी रियासतों और राजवाड़ों का एकीकरण। एकीकरण मतलब होता है कि जो जैसे कोई राजा राज कर रहा है किसी राज्य में, तो उस राज्य को भारत में मिलाना, मतलब वैसे कई सारे राज्य को एकजुट करना, उसे हम क्या कहते हैं? एकीकरण। वही क्रिया क्या कहलाती है? एकीकरण। ठीक है। उसी को क्या कहा जाता है? एकीकरण। देशी रियासतों का एकीकरण। सबसे पहले देखते हैं, स्वतंत्रता के समय भारत में 500 से अधिक देशी रियासत थे। ठीक है। तो स्वतंत्रता के समय भारत में 500 से ज़्यादा जो है ना देशी रियासत था। ठीक है। क्या था? देशी मतलब यह नहीं है कि देहाती, देशी मतलब यह होता है अपना भारत में। ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कि कोई जो है ना, कोई प्रोडक्ट है जो है क्या है? देशी, मेड इन इंडिया है। क्या है? मेड इन इंडिया मतलब अपना देश का है। मेड इन चाइना मतलब चाइना देश का है। ठीक है। वही होता है देशी रियासत। मतलब भारत में जो रियासत था लगभग 500 से अधिक था। ठीक है। कितना था? 500 से अधिक।
चार प्रमुख रजवाड़े, ये जो पहले मैंने आपको बताया था, चार प्रमुख रजवाड़े जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ और मणिपुर। जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ और मणिपुर को छोड़कर बाकी सभी रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। क्या किया गया? भारतीय संघ में शामिल करवा लिया गया। इनको थोड़ा सा दिक्कत हुआ, ठीक है, शामिल करवा, इनको छोड़कर सभी रजवाड़ों को क्या किया? भारतीय संघ में, मतलब भारत में मिला लिया गया, इन चारों को छोड़कर। ऐसा नहीं है कि इनको मतलब अलग ही रखा गया, इन लोगों ने शर्त रखा था। थोड़ा सा इसमें दिक्कत क्या हुआ कि इनको जो है ना विशेष राज्य का दर्जा दे दिया गया और इनको भी भारत में शामिल कर लिया गया। उसके बाद इन रियासतों का भारत में विलय करवाने में सबसे ऐतिहासिक भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई थी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनको जो है ना बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ही जितना भी रजवाड़ा है सभी को क्या किया था? भारत में मिला दिया गया था। सभी को क्या किया गया था? भारत में मिला गया था। और आपने देखा होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपको दिखा देता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है कौन है? ये है अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो है वो ये है, ठीक है, लिखा हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पर क्या है? यह जो है ना भारत के प्रथम गृह मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री थे, सॉरी प्रधानमंत्री। यह क्या थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री, मतलब देश में जो पहला गृह मंत्री बना था वह सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे, और उप प्रधानमंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही बने थे, ठीक है। उसके बाद 500 से प्लस रियासतों का सफल एकीकरण, भारत का बिस्मार्क एवं लौह पुरुष का नीति जो है अपनाकर सही कर दिया गया, ठीक है। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा भारत का बिस्मार्क, सॉरी भारत का नहीं, बिस्मार्क एवं लौह पुरुष की नीति। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वह खुदाई खिदमतगार आंदोलन के क्या थे? संस्थापक थे। खुदाई खिदमतगार यह क्या था? एक आंदोलन था, ठीक है। खुदाई खिदमतगार क्या था? एक आंदोलन था। इसके संस्थापक सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। कौन बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और उसके बाद द्विराष्ट्र सिद्धांत के कट्टर विरोधी थे। यह क्या थे? द्विराष्ट्र सिद्धांत के कट्टर विरोधी, जैसे खान अब्दुल गफ्फार खान साहब जो थे, यह भी क्या थे? विरोधी थे किसके? द्विराष्ट्र सिद्धांत के। और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी द्विराष्ट्र सिद्धांत के क्या थे? विरोधी थे, ठीक है। यहाँ पर कहा गया है कि मुख्य व्यक्तित्व एवं योगदान, इसमें जो है ना मुख्य व्यक्तित्व, सबसे मेन आदमी जो रहा है वो कौन रहा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल सबसे मेन व्यक्ति। मतलब वहाँ पर उस कार्य के लिए, रजवाड़ा को एक करने के लिए, हिंदुस्तान में मिलाने के लिए जिसने सबसे ज़्यादा व्यक्तित्व निभाया है वो किसने निभाया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा योगदान भी किसका रहा है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही रहा है। किसका रहा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल 1875 से 1950 स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री थे, ठीक है। यह जो थे सबसे पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी यही बने थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद दृढ़ इच्छा शक्ति और कूटनीति के कारण उन्हें लौह पुरुष कहा जाता था, जिसे आयरन पुरुष, मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ लिखा हुआ है आयरन मैन ऑफ इंडिया। भारत का लौह पुरुष कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का लौह पुरुष किसे कहा गया है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा गया है, ठीक है। दृढ़ शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ शिक्षा मतलब होता है बहुत ज़्यादा कठिन मेहनत करके जो है क्या किए थे? कूटनीति के कारण, कूटनीति मतलब होता है थोड़ा सा माइंड लगा के, दिमाग लगा के
लौह पुरुष का दर्जा दिया गया था। किसे दिया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खान उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के महान नेता, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था। और यह खान अब्दुल खान गफ्फार के बारे में आपको पहले ही बताए थे। इनको जो है कि इनका दूसरा नाम क्या है? सीमांत गांधी। किस नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह कौन थे? तो उत्तर पश्चिम प्रांत के महान नेता थे। कौन थे? उत्तर पश्चिम सीमांत के सीमांत नहीं, प्रांत के महान नेता थे। ठीक है, उसके बाद इसने भी द्विराष्ट्र सिद्धांत का जबरदस्त विरोध किया था। विरोध प्रदर्शन इन्होंने भी बहुत ज्यादा किया था। तो आज के लिए इतना ही, यहीं तक क्लास था। बाकी जो है कि जो बचा हुआ है, छोटा सा टॉपिक है बचा हुआ है, इसके बारे में आपको कल बता देंगे। कल इसके बारे में भी बता देंगे और उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव भी कल ही हो जाएगा। ठीक है, तो अगली क्लास में बाकी सब चीज़ों के बारे में आपसे वार्तालाप करेंगे, यानी बातचीत करेंगे, आपको समझाएंगे, बताएंगे। अगली क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।